हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? वेलकम बैक मेहता स्कूल डिजिटल क्लासेज। पिछले लेक्चर की बात करें तो पिछले लेक्चर में हमने रासायनिक अभिक्रियाओं के कुछ चरण पढ़े थे। मतलब यूँ बोल सकते हो रासायनिक अभिक्रियाओं की विशेषताओं के कुछ टॉपिक्स हमने क्लियर किए थे और वो थे 11 टॉपिक। ठीक है, तो वो तो हम पढ़ चुके हैं। आज को जो हमारी क्लास रहेगी, आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो है रासायनिक अभिक्रिया की विशेषता। सॉरी, वो चरण थे, ये है रासायनिक अभिक्रिया की विशेषता। ठीक है, अब देखो रासायनिक अभिक्रिया की विशेषता क्या है, ये आपको अलग से याद नहीं करना है। जो आपने 11 चरण पढ़े हैं उनमें से इसका आंसर निकालना है। वो जब मैं पढ़ाऊंगा तब समझ में भी आ जाएगा। तो विशेषता ये है कि, ध्यान देना, पहली विशेषता तो ये है कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में क्रियाकारक हो या फिर दाईं तरफ क्रियाफल हो, उनके नीचे उनकी अवस्था दी हुई होती है। अगर कोई पदार्थ या कोई भी क्रियाकारक अगर ठोस अवस्था में है तो उसके नीचे S लिखा होता है। अगर द्रव अवस्था में आता है तो L लिखा होता है, गैस अवस्था में आता है तो G लिखा होता है, जलीय अवस्था में आता है तो AQ लिखा होता है। तो ये पहली इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है, ये पहली इसकी विशेषता है कि ऐसा रासायनिक अभिक्रिया में होना चाहिए। क्रियाकारक एवं क्रियाफल, क्रियाकारक एवं क्रियाफल के नीचे, क्रियाकारक एवं क्रियाफल के नीचे अवस्था लिखी होती है, अवस्था लिखी होती है। ठीक है, विशेषता नंबर 2, जो दूसरी विशेषता वो ये है, अगर कोई रासायनिक अभिक्रिया उत्क्रमणीय है, मतलब क्रियाकारक से क्रियाफल बन जाए और वापस क्रियाफल से क्रियाकारक बन जाए, तब तो हम इस चिन्ह का यूज करेंगे। आप कहोगे सर ये तो पढ़ा दिया, कोई बात नहीं, विशेषताओं में किस तरीके का आंसर देना है वो बताने जा रहा हूं। ठीक है, उत्क्रमणीयता, उत्क्रमणीयता अगर आपको नजर आ रही है, ठीक है, तो उत्क्रमणीयता के लिए ये वाला चिन्ह अप्लाई किया जाता है, ये वाला। ठीक है, और अगर अभिक्रिया उत्क्रमणीय नहीं है, अनुत्क्रमणीय है, फिर आपको ये नॉर्मल एरो का साइन शो करना है। ठीक है, तो विशेषता ये है कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में क्रियाकारक और क्रियाफल की अवस्था दर्शानी होती है। अगर अभिक्रिया उत्क्रमणीय है तो ये वाला चिन्ह लगाओगे, अगर अभिक्रिया उत्क्रमणीय या इरिवर्सिबल है तो आप ये वाला साइन अप्लाई करोगे। पॉइंट नंबर 3, अगर कोई रासायनिक अभिक्रिया ऊष्माक्षेपी है, क्या है, ऊष्माक्षेपी है, तो क्रियाफल के आगे प्लस का चिन्ह लगा होता है, ये कल पढ़ा हमने। ठीक है, और अगर कोई रासायनिक अभिक्रिया ऊष्माक्षेपी ना होकर ऊष्माशोषी है तो किसी रासायनिक अभिक्रिया में बने क्रियाफल के जस्ट आगे किसका साइन लगा होता है, माइनस का। तो ऊष्माक्षेपी के लिए प्लस का और ऊष्माशोषी के लिए माइनस का। पॉइंट नंबर 4, ठीक है, पहली अवस्था बता दोगे, उत्क्रमणीयता अनुत्क्रमणीय बता दोगे, ऊष्मा से बता दोगे। हाँ, किसी रासायनिक अभिक्रिया में तापमान एवं वायु दाब कहां पर लिखे होंगे, तीर के निशान के ऊपर, तीर के निशान के ऊपर। पॉइंट नंबर 5, अगर किसी रासायनिक अभिक्रिया में उत्प्रेरक दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, उत्प्रेरक दिया हुआ है, तो वो भी कहां पर आएगा, तीर के निशान के ऊपर, तीर के निशान के ऊपर आएगा। ठीक है, ज्यादा लंबा चौड़ा मैटर नहीं करना है। विशेषता के अंदर ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें आपको बतानी है। एक तो क्रियाकारक क्रियाफल की अवस्था लिखनी होती है, विशेषता है। मतलब समझो, आप बोलो सर ये सारे टॉपिक तो हम पढ़ चुके हैं, अगर ऐसा क्वेश्चन आया ना किसी रासायनिक अभिक्रिया की विशेषता बताइए, तो फिर आपको सारे पॉइंट अप्लाई करने हैं। ठीक है, कि किसी रासायनिक, इस यहाँ से स्टार्ट करना है कि किसी रासायनिक अभिक्रिया में क्रियाफल और क्रियाकारक की अवस्था को दर्शाना होता है, कैसे कैसे दर्शाना है वो आपको बताना है। किसी रासायनिक अभिक्रिया में अगर अभिक्रिया उत्क्रमणीय है तो ये वाला साइन, अनुत्क्रमणीय है तो ये वाला साइन, अगर अभिक्रिया ऊष्माक्षेपी है तो प्लस, अगर ऊष्माशोषी है तो माइनस।
तापमान और वायुदाब कहाँ पर लिखे जाते हैं? तीर के निशान के ऊपर। उत्प्रेरक भी कहाँ पे लिखे जाते हैं? तीर के निशान के ऊपर। इसके अलावा भी, ये वैसे सफिशिएंट आंसर है कैरेक्टरिस्टिक्स का, इसके अलावा भी आप एक्स्ट्रा लिख सकते हो, जैसे किसी रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करना पड़ता है, ठीक है, या फिर ऐसे बोल सकते हो किसी रासायनिक अभिक्रिया में 2 या 2 से अधिक अभिकारक या क्रियाकारक क्रियाफल या उत्पाद आते हैं तो उनके बीच में प्लस का निशान हम लगा सकते हैं। मतलब जो चरण पढ़े ना आपने, कुल मिला के बात यही है कि जो चरण पढ़े ना, चरण पढ़े, तो चरण वाला आंसर आप विशेषताओं में दे सकते हो, सीधी सी बात है। फिर आप बोलोगे सर आप ये तो वैसे भी बता सकते थे, वैसे बता सकता था, लेकिन स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं। जैसे रासायनिक अभिक्रिया के चरण लिखी है, रासायनिक अभिक्रिया की विशेषता आ गई, सर विशेषता तो पढ़ाया नहीं हमें तो चरण पढ़ाया था, इसीलिए मेरे को ये पढ़ाना पड़ा। अगर विशेषता भी आती है तो आप ये आंसर दो, समझ आ रही बात? हाँ, इसके अलावा एक और टॉपिक है और वो है रासायनिक अभिक्रिया की सीमाएं। रासायनिक अभिक्रिया की सीमाएं, इसका भी कोई अलग से आंसर नहीं है। सीमाएं भी यही है कि रासायनिक अभिक्रिया की लिमिटेशन क्या होती है, ये सुन लो ध्यान से। लिमिटेशन ये है कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में क्रियाकारक और क्रियाफल के नीचे अवस्था नहीं दी होती, वो आपको पता लगाना होता है। समझ में आ रही बात? ये सीमा है इसकी कि किसी रासायनिक अभिक्रिया में क्रियाकारक और क्रियाफल के नीचे उनकी अवस्था प्रदर्शित नहीं की जाती है। ओके, किसी रासायनिक अभिक्रिया में अभिक्रिया उत्क्रमणीय है या अनुत्क्रमणीय, उसके लिए चिन्ह नहीं दर्शाया जाता है। यह आपको पता लगाना है कि कौन सी अभिक्रिया उत्क्रमणीय है और कौन सी अनुत्क्रमणीय। आप बोलोगे सर हम कैसे पता लगाएंगे? ये पता नहीं लगाना, ये आंसर में लिखना अगर सीमाएं आ जाए तो। मान लो क्वेश्चन दे दिया बोर्ड एग्जाम में, रासायनिक अभिक्रिया की सीमाएं समझाइए, फिर आप लिखना स्टार्ट करोगे कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में अभिक्रिया की अवस्थाएं दर्शानी होती है क्रियाकारक और क्रियाफल की। किसी रासायनिक अभिक्रिया में क्रियाकारक और क्रियाफल के नीचे अवस्थाएं नहीं दी होती है, वो हमें अपनी तरफ से लिखना पड़ता है, ठीक है। उत्क्रमणीयता अनुत्क्रमणीयता की जानकारी नहीं होती है। किसी रासायनिक अभिक्रिया में हमें यह भी पता नहीं लगता कि अभिक्रिया ऊष्माशोषी है या ऊष्माक्षेपी, कब तक? जब तक प्लस माइनस का निशान नहीं होता है। कोई रासायनिक अभिक्रिया कितने वायुदाब पर हो रही है, कोई रासायनिक अभिक्रिया कितने तापमान पर हो रही है, अगर ये तीर के निशान के ऊपर नीचे नहीं लिखा हुआ है तो भी आप इसका पता नहीं लगा सकते कि कितने टेम्परेचर पर हो रही है या कितने एयर प्रेशर पर हो रही है। हाँ, अगर किसी रासायनिक अभिक्रिया में तीर के निशान के ऊपर उत्प्रेरक भी नहीं लिखा हुआ है तो भी आप उत्प्रेरक का पता नहीं लगा सकते। ये आपको ऐसा आंसर देना है सीमाओं में। नहीं समझे? सुनो, अगर सीमाओं वाला क्वेश्चन आता है तो आप लिख देना क्रियाकारक और क्रियाफल के नीचे अवस्था नहीं दी होती है। नहीं का इस्तेमाल करना है, नहीं दी होती है। किसी रासायनिक अभिक्रिया में उत्क्रमणीयता अनुत्क्रमणीय के चिन्ह नहीं दिए होते हैं। ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी की भी जानकारी नहीं लिखी होती है। तापमान वायुदाब की भी जानकारी नहीं होती है। उत्प्रेरक के ऊपर तीर के निशान के ऊपर उत्प्रेरक भी प्रदर्शित नहीं किया जाता है। आई बात समझ में? ठीक है, तो देखो 3 क्वेश्चन हो गए, रासायनिक अभिक्रियाओं के चरण, रासायनिक अभिक्रियाओं की विशेषताएं और रासायनिक अभिक्रियाओं की सीमा। एक आंसर है, बस परिस्थितियां भाप कर सोच समझ के आंसर देना है। वो तो मैं नोट्स में भेज ही दूंगा बाकी, ठीक है। ये लो, तो ये तो अभिक्रिया के बारे में बेसिक जानकारी हो गई। अब जो मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। ओके, रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। देखो, रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार, पहले तो मैं मोटी मोटी जानकारी दे दूं कि रासायनिक अभिक्रियाएं कितने प्रकार की होती है। तो सुनो, पहले रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार हम कैसे बांटेंगे। कोई भी क्रियाकारक टूटकर अगर क्रियाफल बनाता है, या फिर कोई क्रियाकारक जुड़कर क्रियाफल बनाता है, तो या तो क्रियाकारकों के बंध टूटेंगे
या क्रियाकारकों के बंध जुड़ेंगे। तो इन बंधों के जुड़ने और इन बंधों के टूटने के आधार पर रासायनिक अभिक्रियाओं को विभिन्न चरणों में बांटा गया है, जिसमें सबसे पहली अभिक्रिया है संयोजन अभिक्रिया, एडिशन रिएक्शन। नंबर 2 वियोजन अभिक्रिया, डिसोसिएशन रिएक्शन। नंबर 3 पर हम बात कर सकते हैं विस्थापन अभिक्रिया, ठीक है। नंबर 4 मंद एवं तीव्र अभिक्रिया। नंबर 5 ऑक्सीकरण एवं अपचयन अभिक्रिया, ठीक है। नंबर 6 ऊष्मासेपी और ऊष्माशोषी अभिक्रिया। नंबर 7 उदासीनीकरण अभिक्रिया, ठीक है। कुल मिला के हमें ये 6 या 7 प्रकार की अभिक्रियाएं पढ़नी है। संयोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया, उदासीनीकरण अभिक्रिया, ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया, ऊष्मासेपी ऊष्माशोषी अभिक्रिया और एक आ गई तीव्र और मंद अभिक्रिया, ठीक है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट कर लेते हैं संयोजन अभिक्रिया। नंबर 1, संयोजन अभिक्रिया, एडिशन रिएक्शन। एडिशन रिएक्शन, देखो नाम से भी आपको समझ में आ रहा होगा, संयोजन का मतलब होता है जुड़ना। संयोजन का मतलब क्या होता है? जुड़ना। और इंग्लिश वर्ड भी आप जानते हो, जो एडिशन होता है, एडिशन का मतलब क्या होता है? जोड़। एडिशन का मतलब क्या होता है? जोड़। मतलब कोई ना कोई चीज है जो इसमें जुड़ने वाली है, और जुड़ने वाली चीज एक ही है, वो है क्रियाकारक। वो है क्रियाकारक। तो संयोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं? वह अभिक्रिया, सुन लेना ध्यान से, वह अभिक्रिया जिसमें दो अभिकारक जुड़कर एक उत्पाद बनाते हैं। ये मेन चीज है इसकी, दो अभिकारक जुड़कर एक उत्पाद। दो अभिकारक जुड़कर एक उत्पाद, समझ में आई बात? वह अभिक्रिया जिसमें दो अभिकारक जुड़कर एक या एकल उत्पाद बनाते हैं। एकल उत्पाद बनाते हैं, समझ में आई बात? मतलब दो अभिकारक जुड़ गए, संयोजन है ना, दो अभिकारक संयोजित हो गए, दो अभिकारक जुड़कर एक उत्पाद। ध्यान रहे, इसमें जो उत्पाद बनेगा ना, वो ओनली सिंगल उत्पाद बनेगा, डबल मत बता देना, बिल्कुल एक ही उत्पाद इसमें बनेगा। तो इसकी डेफिनेशन, बिल्कुल सटीक डेफिनेशन ये होगी कि वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो अभिकारक जुड़कर एकल उत्पाद बनाते हैं, या वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो अभिकारक संयोजित होकर जुड़कर एकल उत्पाद बनाते हैं, संयोजन अभिक्रिया या एडिशन रिएक्शन कहलाती है। और चूंकि इस अभिक्रिया में क्या होता है, अभिकारक जुड़कर नए बंधों का निर्माण करते हैं। अभिकारक जुड़कर नए बंधों का निर्माण करते हैं। दो अभिकारक जुड़ गए ना, तो उनमें नए बंध बन गए, नए बंधों का निर्माण होता है। और इस अभिक्रिया में क्या हो रहा है, बार बार बोल रहा हूं मैं, योग हो रहा है। इस अभिक्रिया में क्रियाकारकों का योग हो रहा है, ठीक है। तो योग के कारण इस अभिक्रिया को योगात्मक अभिक्रिया भी कहा जाता है। योगात्मक अभिक्रिया भी, कई बार क्वेश्चन घुमा देता है एग्जामिनर, संयोजन नहीं देता, डायरेक्ट पूछ जाता कि योगात्मक अभिक्रिया किसे कहते हैं, फिर स्टूडेंट्स कंफ्यूज, वो सर ये नाम तुमने पढ़ा ही नहीं। बस वहां पर थोड़ा सा धैर्य रखने की जरूरत होती है। योगात्मक का मतलब योग होता है, योग का मतलब जुड़ना, और जुड़ने से मतलब किसका होता है? संयोजन का होता है, सीधी सी बात है। अब हमें क्या करना है, ये बात तो समझ में आ गई, इसके एग्जाम्पल देखने हैं, एग्जाम्पल देने भरपूर। जितने ज्यादा एग्जाम्पल याद करोगे ना 6 चैप्टर से, उतना ही फायदा होगा, ठीक है। तो मैं 3 एग्जाम्पल समझा देता हूं। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, पहला एग्जाम्पल, तो पहला एग्जाम्पल है, इजी एग्जाम्पल लेते हैं, कार्बन की अभिक्रिया ऑक्सीजन से। मतलब वायु की उपस्थिति में ऑक्सीजन का क्या किया जा रहा है? दहन किया जा रहा है। तो कौन सी गैस निकलती है? CO2, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। तो बात समझ में आ गई होगी, कार्बन क्रियाकारक है, ऑक्सीजन क्रियाकारक है, दो आ रहे हैं ना, तो दो क्रियाकारक जुड़कर एक उत्पाद बना रहे हैं। समझ में आ गई होगी बात, दो क्रियाकारक मिलकर एक उत्पाद। बाईं तरफ वाले क्रियाकारक होते हैं, दाईं तरफ वाले क्रियाफल होते हैं। तो क्रियाकारक तो 2 है और क्रियाफल 1 है, और हमारी शर्त भी यही थी, कंडीशन और जो टर्म थे ना, वो भी यही थे
कि एडिशन रिएक्शन में रिएक्टेंट तो 2 होने चाहिए और प्रोडक्ट कितना होना चाहिए, सिंगल, 1 होना चाहिए। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 2, एग्जाम्पल नंबर 2, Mg, Mg क्या है, मैग्नीशियम प्लस O2, तो क्या बन गया, MgO, क्या बन गया, MgO। अब देखो रिएक्शन बैलेंस है क्या, यहाँ पर मैग्नीशियम 1, यहाँ पर मैग्नीशियम 1, ठीक है, यहाँ पर ऑक्सीजन 2 है लेकिन इधर ऑक्सीजन 1, तो बैलेंस नहीं है, उधर कम है तो 2 से गुणा करना पड़ेगा, तो हमने यहाँ पे क्या लगा दिया 2, और यहाँ पर भी क्या लगा दिया 2Mg। यहाँ पर कुछ नहीं हो रहा, आप 6th-7th क्लास में पढ़ के आए होंगे, मैग्नीशियम का फीता आता है वाइट कलर का, जब मैग्नीशियम के फीते को जलाया जाता है तो सफ़ेद रंग की राख बन जाती है। याद करो जब हमने धातुओं के गुण पढ़े थे, रासायनिक गुण, तो धातु की अभिक्रिया हमने वायु से करवाई थी, तो मैग्नीशियम धातु है और वायु ऑक्सीजन है, तो धात्विक ऑक्साइड बनता है। याद करो धातु की अभिक्रिया ऑक्सीजन से धात्विक ऑक्साइड, तो वहाँ पर हमने एग्जाम्पल भी यही लिया था। ये मैग्नीशियम का फीता है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में इसका दहन किया गया है, इसको जलाया गया है, तो एक सफ़ेद राख बन गई, एक वाइट ऐश बन गई, सफ़ेद राख, जिसको हम क्या बोलते हैं, यहाँ पर ऐसे तो नहीं जान क्या बोलते हैं, यहाँ पर इस कंडीशन में इस सफ़ेद राख को क्या बोलेंगे हम, मैग्नीशियम ऑक्साइड। इसका नाम क्या है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। वो सब छोड़ो, मेन चीज पर आओ, 2 क्रियाकारक 1 उत्पाद, 2 क्रियाकारक 1 उत्पाद, समझ में आ गई बात। तो ये भी कौन सी अभिक्रिया का उदाहरण है, संयोजन अभिक्रिया का। किसका, संयोजन अभिक्रिया का। एक और एग्जाम्पल ले, एग्जाम्पल नंबर 3, ठीक है, जैसे मान लो एग्जाम्पल हम ले ले CS2 प्लस S2, ये क्या है, एथीन। ये कल भी सब, मतलब इससे पहले वाली क्लास में भी समझाया था मैंने, ये एथीन है और ये हाइड्रोजन है। तो एथीन का हाइड्रोजनीकरण किया जा रहा है, आपके पल्ले नहीं पड़ेगी ये बात यहाँ पर कि सर एथीन का हाइड्रोजनीकरण क्या है। हाइड्रोजनीकरण का मतलब हाइड्रोजन मिलाई जा रही है उसमें, लेकिन एथीन क्या है ये आप पढ़ोगे 8th चैप्टर में, और वहां पर आपको भली बातें समझ में आ जाएगी पूरी चीज। फिलहाल याद करो एथीन का हाइड्रोजनीकरण, देखो यहाँ पर क्या था, कार्बन का दहन, मैग्नीशियम के फीते का दहन, यहाँ पर एथीन का हाइड्रोजनीकरण, तो एक बॉन्ड हट जाएगा। जब हाइड्रोजन आकर जुड़ता है ना तो बंधों की संख्या कम हो जाती है, जब बंधों की संख्या बढ़ती है तो हाइड्रोजन कम हो जाता है, और जब हाइड्रोजन आकर जुड़ता है तो बंधों की संख्या क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो जैसे ही हाइड्रोजन इसमें जुड़ेगा एक बॉन्ड यहाँ से हट जाएगा और ये बन जाएगा CH3। एथीन से क्या बन गया, एथेन बन गया, एथीन से एथेन, इसका नाम एथीन है और इसका नाम क्या है, एथेन। क्या नाम है, एथेन। डबल बॉन्ड आता है तो ईन आता है, सिंगल बॉन्ड आता है तो एन आता है, तो ये एथीन है और ये एथेन है। आपको किस तरह हाइड्रोजन कहाँ गया, इसमें जुड़ गया ना, यहाँ पर 2 थे अब 3 हो गए ना, और एक बंध की संख्या कम हो गई। हाइड्रोजन जुड़ना, बंध की संख्या कम होना, हाइड्रोजन जुड़ना, बंध की संख्या कम होना, हाइड्रोजन का निकलना, बंध की संख्या बढ़ना। ये याद रखना, 8वें चैप्टर में बहुत काम देने वाली ये चीज, ठीक है। तो एथीन से बना एथेन, कब बना, जब हाइड्रोजनाइजेशन हुआ, जब हाइड्रोजनीकरण हुआ, एथीन का हाइड्रोजनीकरण। तो आप इन तीनों एग्जाम्पल में किसी को भी उठाकर देख लो, 2 क्रियाकारक 1 उत्पाद, 2 क्रियाकारक 1 उत्पाद, 2 क्रियाकारक 1 उत्पाद। वी कैन से दैट नाउ 2 रिएक्टेंट आर एडेड मेकिंग बाय सिंगल प्रोडक्ट, ठीक है। यानी कि 2 क्रियाकारक जुड़कर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, वो हमने इनमें भी सीख लिया। एक अभिक्रिया तो पूरी हो गई साहब, कौन सी, संयोजन अभिक्रिया। अब यहाँ तो कोई सा भी क्वेश्चन आए, या तो डेफिनेशन आएगा या फिर एग्जाम्पल लिखकर पूछेगा कौन सी भी क्रिया है, तो आपको समझना है। अगर 2 क्रियाकारक और 1 उत्पाद नजर आ रहा है तो डेफिनेटली कौन सी भी क्रिया होगी, संयोजन, ठीक है। अब जो दूसरी भी क्रिया है वो है वियोजन अभिक्रिया, वो भी पढ़ लेते हैं। सेकंड जो रिएक्शन है वो कौन सी है, वियोजन। सेकंड नंबर पर वियोजन
अभिक्रिया, डिसोसिएशन रिएक्शन, डिसोसिएशन रिएक्शन, वियोजन। इससे पहले वाली संयोजन थी, संयोजन का मतलब जुड़ना होता है और वियोजन का मतलब होता है टूटना। वियोजन का मतलब टूटना, लिखा है ना डिसोसिएशन। डिसोसिएशन का मतलब डिस्पैच हो गई, वो टूट गई, बट गई, ठीक है, डिसोसिएट हो गई। तो वियोजन का मतलब होता है टूटना। कुल मिलाकर मैं बात कहूं कि संयोजन अभिक्रिया की जस्ट विपरीत होती है वियोजन। जो संयोजन पढ़ा ना उसका पूरा उल्टा कर दो, किसका आंसर मिल जाएगा आपको? वियोजन का मिल जाएगा। संयोजन अभिक्रिया का विलोम होती है वियोजन अभिक्रिया, ठीक है। मतलब संयोजन में दो क्रियाकारक जुड़कर एक उत्पाद। अब इसका उल्टा कर दो तो दो क्रियाकारक की जगह तो एक उत्पाद, सॉरी, दो क्रियाकारक की जगह तो एक क्रियाकारक और एक उत्पाद की जगह दो उत्पाद। उसमें जुड़ रहा था, इसमें टूटेगा। कहने का मतलब एक क्रियाकारक टूटकर दो उत्पाद, एक क्रियाकारक टूटकर दो उत्पाद बनाता है। वह भी क्रिया जिसमें एक क्रियाकारक टूटकर दो उत्पाद बनाता है। हो गई ना उसकी उल्टी। संयोजन में क्या था? एक की जगह दो क्रियाकारक, टूटने की जगह जुड़ना और दो की जगह एक उत्पाद। बिल्कुल उल्टी है, बिल्कुल उल्टी, बिल्कुल ऑपोजिट, ठीक है। एक क्रियाकारक टूटकर दो उत्पाद बनते हैं, ऐसी अभिक्रिया क्या कहलाती है? वियोजन अभिक्रिया। वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक क्रियाकारक या एक अभिकारक टूटकर वियोजित होकर दो क्रियाफलों या दो उत्पादों का निर्माण करता है, ऐसी अभिक्रिया वियोजन अभिक्रिया कहलाती है। दैट इज कॉल्ड डिसोसिएशन रिएक्शन। ओके, अब सबसे मेन चीज है कि ये क्रियाकारक टूटा कैसे। ध्यान देना, क्रियाकारक टूटा कैसे, तो ध्यान देना क्रियाकारक तीन तरीके से टूटता है। या तो अभिक्रिया में आप क्रियाकारक को गर्म करोगे तो समझ में आ गई होगी पहली बात तो, या तो तापमान से, या तो तापमान से, या फिर विद्युत देकर, विद्युत अपघटन, या फिर प्रकाश, ठीक है। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में क्रियाकारक टूटने के तीन तरीके होते हैं। या तो क्रियाकारक तब टूटेगा जब हम उसको गर्म कर देंगे, मतलब उसको तापमान दे देंगे, या क्रियाकारक तब टूटेगा जब हम उसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कर दे, मतलब विद्युत अपघटन, मतलब विद्युत के द्वारा उसका अपघटन हो जाए, या फिर सूर्य के प्रकाश के द्वारा भी क्रियाकारकों का अपघटन या डिसोसिएशन हो सकता है। तो हम ऐसे मिक्स करके नहीं पढ़ेंगे, मैं तीनों पढ़ाऊंगा। कौन सी भी क्रिया तापमान से टूट रही है, कौन से भी क्रिया इलेक्ट्रोलाइसिस यानी कि विद्युत अपघटन से, और कौन से भी क्रिया लाइट से। तो वन बाय वन पढ़ते हैं। सबसे पहले ले लो तापमान के द्वारा। पहला तापमान के द्वारा। तापमान के द्वारा क्या? क्रियाकारक का टूटना। तापमान के द्वारा क्रियाकारक का टूटना। तापमान के द्वारा क्रियाकारक का टूटना, ठीक है। क्रियाकारक एक होना चाहिए, तो एक क्रियाकारक ले लिया CaCO3 यानी कि कैल्शियम कार्बोनेट। जब आप इसको क्या करोगे? गर्म। ध्यान रखना, गर्म करने के लिए निशान कैसा आता है? त्रिभुज जैसा। जब इसको गर्म किया जाता है और कितने तापमान पर? 373 केल्विन। 373 केल्विन। इतने टेम्परेचर पर जब कैल्शियम कार्बोनेट को, क्या है ये? कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम। इतने तापमान पर जब कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करोगे तो टूट जाएगा CaO+CO2, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में। ये कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है। और ये तो आप जानते ही हो CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। तो देख लो, एक क्रियाकारक दो क्रियाफल, एक अभिकारक दो उत्पाद। समझ में आ गई बात? तो ये तो हो गई तापमान के द्वारा। किसके द्वारा? तापमान के द्वारा। रिएक्शन नंबर सेकंड हम पढ़े विद्युत के द्वारा या विद्युत अपघटन, या विद्युत अपघटन।
तो विद्युत अपघटन के देखो जल का विद्युत अपघटन, जल का विद्युत अपघटन, मतलब जल के अणु को या जल में इलेक्ट्रिसिटी डालकर उसके अणुओं को तोड़ना है। तो H2O सिंगल लेना आपको, याद रहे शर्त ये है कि क्रियाकारक सिंगल होना चाहिए। H2O जब ये टूटेगा तो किसे बनेगा H2 प्लस O2, H2 प्लस O2। बैलेंस नहीं है अभिक्रिया, इधर ऑक्सीजन 2 है इधर 1 ही है, तो क्या लगा दोगे यहाँ पे 2, लेकिन हाइड्रोजन 2 दूनी 4 हो गए तो यहाँ पर भी 2। अब अभिक्रिया क्या हो चुकी है, बैलेंस। तो आप देखो यहाँ पर ये जल का अणु टूटकर 2 क्रियाफलों में या 2 उत्पादों में बदल चुका है, हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस में। बात समझ में आ रही है, एक ही क्रियाकारक 2 क्रियाफलों में चेंज हो चुका है, ठीक है। और ये जो जल का अणु टूटा है ये किसके द्वारा टूटा है, विद्युत के द्वारा। किसके द्वारा, विद्युत के द्वारा। एक और एग्जांपल आप इसका डाल सकते हो इलेक्ट्रिसिटी का, NaCl सोडियम क्लोराइड, इसको अगर आप विद्युत देते हो तो ये किस में टूट जाएगा, Na प्लस और Cl माइनस में। याद करो नमक, NaCl क्या होता है, सोडियम क्लोराइड, नमक का सूत्र है, इसको भी तोड़ा जा सकता है इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करके, Na प्लस में और Cl माइनस में। तो ये तो था तापमान के द्वारा, ये था विद्युत अपघटन के द्वारा, क्या था, क्रियाकारकों का टूटना। और फाइनली जो तीसरा पॉइंट है वो है प्रकाश के द्वारा, प्रकाश के द्वारा क्रियाकारकों का टूटना। इसका एग्जाम्पल हम ले सकते हैं HBr, HBr जब ये टूटेगा सूर्य का प्रकाश, सनलाइट, ठीक है, टूटेगा तो क्या बनेगा H2 प्लस Br2, H2 प्लस, हाइड्रोजन भी 2 है, ब्रोमीन भी 2 है, तो यहां पर क्या लगा दोगे 2। देखो ये जो यौगिक है इसका नाम है हाइड्रोजन ब्रोमाइड। क्या नाम है, हाइड्रोजन ब्रोमाइड, हाइड्रोजन ब्रोमाइड, ठीक है। हाइड्रोजन ब्रोमाइड को के ऊपर जब सूर्य का प्रकाश डाला जाता है तो ये हाइड्रोजन और ब्रोमीन गैस में टूट जाता है। हाइड्रोजन ब्रोमाइड एक ऐसा यौगिक है जिसका यूज हम कहाँ पर करते हैं, फोटोग्राफी या कैमरे की जो रील आती है ना, फिल्म बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है। तो ये हमने 2 अभिक्रिया पढ़ ली, एक संयोजन और एक वियोजन। संयोजन अगर आपको ढंग से समझ में आ गई तो वियोजन को तो उसका उल्टा करना है। और सबसे मेन चीज, ये चीजें समझ ही गए होंगे लेकिन ये आपको याद करना पड़ेगा। बस मैंने पहले ही कह दिया था केमिस्ट्री रटने की है, रटने की, और ये अभिक्रियाएं समझ समझ कर रटना है। तो 2 रिएक्शन आपकी कंप्लीट हो चुकी है। जब भी आपका नेक्स्ट वीडियो आएगा तब मैं पेश हो जाऊंगा नई रिएक्शंस लेकर। तब तक के लिए थैंक यू, हैव ए नाइस डे।